students, myself Durgesh Singh, ठीक है, your chemistry teacher, and we are going to discuss PT2, ठीक है, केमिस्ट्री PT2 पेपर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है? वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज का मतलब ये होता है, ठीक है, n = 1 लाइमन सीरीज में आ जाएगा, n = 2 ये लाइमन में आएगा, ये बामर में आएगा, ठीक है, और ये हमारा पास्चन में आएगा, ठीक है। अब इसमें बोला गया है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, अरे सॉरी पास्चन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन मतलब n = 1, n = 2, n = 3, ठीक है ना। और इसको फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज का मतलब n = 4, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये फर्स्ट लाइन हो गया। और अगर मान लो ये अगर इनफाइनाइट से आ जाएगा, इनफाइनाइट से 3 में आएगा तो ये हमारा लास्ट लाइन हो जाएगा, ठीक है, लास्ट लाइन हो जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का हमको क्या पूछा गया है? फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज का हमको क्या पूछा गया है? वेवलेंथ पूछा गया है ना। तो 3 से 4 का गैप हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो लैम्डा हमारा एक तो फॉर्मूला होता है ना 12400, है ना, आर्मस्ट्रांग में पूछा है, तो अपॉन डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारा आर्मस्ट्रांग में आएगा, ठीक है। अब 12400 है, डेल्टा ई हम लोग 3 से 4 का एनर्जी गैप निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 से 4 का एनर्जी गैप कितना आएगा? n = 3 का एनर्जी आता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आता है एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसका एनर्जी गैप निकाल लीजिए, डेल्टा ई जो आएगा वो आएगा 0. हम लोगों को गैप से मतलब है ना, तो गैप से मतलब है तो सिर्फ गैप ही निकाल, 0.85 माइनस 1.5, ठीक है, माइनस में या प्लस में कुछ भी कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 0.65, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12,400 डिवाइडेड बाई 0.65, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ में 18,000 के आसपास का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 18,000 के आसपास का आंसर है ना, ठीक है, राउंड ऑफ में, ठीक है। 18,000 या 19,000 के आसपास का आ जाएगा ना, 19,000 के आसपास का आंसर आ जाएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब आप चाहो तो इससे भी लिख सकते हो, है ना, एक तरीका ये भी है, लैम्डा 1/λ = RZ², 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है ना। ये वाला भी फॉर्मूला लगा लीजिए। R की रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, Z की वैल्यू 1 होगी, 1/3² माइनस 1/4² को सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। यहाँ से भी हम लोग लगभग निकाल देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी आर इक्वल, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो हमको बोला गया है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा x एंड डेल्टा v जो है हम लोगों को इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अनसर्टेनिटी मोमेंटम में पूछा है, ठीक है। तो ये हम लोग अनसर्टेनिटी डेल्टा x इंटू डेल्टा p है ना इक्वल टू h/4π, ठीक है। पहले तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको लिख देंगे डेल्टा v, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। इसको लिखेंगे m डेल्टा v = h/4π, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा v का होल स्क्वायर = h/4πm, तो डेल्टा v जो है क्या हो जाएगा, रूट में h अपॉन यहाँ पे 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि रूट है ना, √4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे πm लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर √4 कितना हो जाएगा, 2। अब हमसे क्या पूछा है? डेल्टा p, तो डेल्टा p क्या हो जाएगा, m डेल्टा v, ठीक है ना, m डेल्टा v। तो डेल्टा v तो निकाल ही लिया है, m को हम लोग ऐसे रख देंगे, है ना, इसके जगह रखेंगे 2, ठीक है, रूट में h/π इंटू m। तो यहाँ पे इसको √m है, यहाँ पे भी √m का होल स्क्वायर, तो ये √m से √m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डेल्टा p आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे h/m/π, ठीक है, h/m यानी कि mh/π। ऑप्शन हमारा ए हमारा सही हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है? द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ गोल्फ बॉल वेइंग 200 ग्राम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज इन ऑर्डर ऑफ, ठीक है। लैम्डा जो होगा, ठीक है, h/mv है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। गोल्फ बॉल को आपने मारा 200 की स्पीड में, 200 ग्राम का बॉल है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, तो ये हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 है ना, अपॉन 200 ग्राम बॉल का कितना हो जाएगा, 200 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि आपने
केजी में कन्वर्ट करना है, 5 मीटर पर सेकेंड है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 इंटू 5 1000, 1000 और ये 10⁻³ खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 मीटर। तो ये इसको हम लोग हटा दें तो ये हमारा 10 का ऑर्डर हो जाएगा, तो 10⁻34 के ऑर्डर में हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ अ लाइट हैविंग वेव नंबर x, वेव नंबर यानी कि न्यू बार, ठीक है, x दिया है, इसको हम लोग 1/λ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला ही होता है। कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी जो है ना, वेव नंबर, जिसका वेव नंबर x था उसकी एनर्जी जो है वो कितना दिया था हमको, 2 जूल। ठीक है ना, अब आपसे पूछ रहा है कि उसमें नंबर ऑफ फोटोन कितना होता है ना, तो ये तो हमारी टोटल एनर्जी होगी, तो ET = NE0 है ना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, है ना, मतलब टोटल एनर्जी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है ना, तो ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हो गया, ये नंबर ऑफ फोटोन हो गया। ठीक है, और ये हमारा एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो ये हो गया 2 जूल और n, और इसको हम लोग लिखेंगे hc/λ। ठीक है ना, तो 2 = n hc/λ, hc को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि उसी में आंसर दिया है, और इसको 1/λ लिख देंगे। 1/λ दैट इज नथिंग बट वेव नंबर, तो x हो जाएगा, तो n क्या हो जाएगा, 2 hcx। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू hcx हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन 2 hcx, यानी कि ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है, कह रहा द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम, रुबिडियम यानी कि Rb, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 37। ठीक है, अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टन, ठीक है, 36 और लास्ट में आएगा 5s1, तो इसको उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, 5s1। अब इसमें ये वाला जो नंबर है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताएगा। s के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, और अगर l 0 होगा तो m भी 0 होगा, ये पक्की बात है, और अगर m 0 होगा तो एक ऑर्बिटल होगा +½ और -½ तो हमको तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है ना, तो हमको एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी कि s की वैल्यू, अब कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम लोग +½ मान के चलेंगे, वैसे प्लस और -½ दोनों हो सकता है, तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, n = 5, l = 0, m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और s की वैल्यू +½ हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर है जो कि रुबिडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, दीज ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5 0 0 +½ ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए है ना, एक हमको की पॉइंट याद रखना है। की पॉइंट ये है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए या स्पीसीज के लिए है ना, आयनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है न सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो हम लोग जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, उतना साइज कम होता जाएगा, इसलिए हम लोग इसको इनवर्सली रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, ठीक है, सेलेनियम पे 2-, ठीक है, ब्रोमीन पे -1, ठीक है, क्रिप्टन और रुबिडियम +1, ठीक है, स्ट्रोंसियम +2। पहले तो एटॉमिक नंबर का नॉलेज होना चाहिए भैया। ठीक है ना, ये हो गया हमारा Z की वैल्यू 34, ये Z 35, Z 36, Z 37, ठीक है, Z 38। ठीक है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 36, ये तो कुछ जोड़ेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन भी हमारा 36 ही होगा। इसमें 1 निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 36, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 36, 2 निकाल देंगे तो 36 होगा। तो ये हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बन गया। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जिसका एटॉमिक नंबर छोटा उसका रेडियस ज्यादा। ठीक है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर छोटा हो गया, तो ये फिर ये फिर ये फिर ये, यानी कि पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 अगला है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, इन द आइस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक और आयनिक रेडियस इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नॉट करेक्ट, तो पहला ऑप्शन दिया है I-, फिर I, फिर I+। ठीक है ना,
तो अगर I माइनस आई और I प्लस में देखेंगे तो I माइनस ऑब्वियसली निगेटिव चार्ज ज्यादा होता है न्यूट्रल से, और न्यूट्रल चार्ज ज्यादा होता है पॉजिटिव से, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मतलब ये करेक्ट पूछा है हमको इनकरेक्ट पूछा है ना। फिर बोला है Mg+2 है ना, Na+ और F माइनस, ये भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो गया। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमको नॉट करेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज कि हमसे पूछा, ये गलत उसमें दिया हुआ है Mg+2, यानी कि Mg+2 नहीं होगा, F माइनस होगा, ठीक है। और एक बार C भी चेक कर लेते हैं, है ना, किसी लोगों को डाउट होगा तो। P+5 और P+3, तो यहाँ पर लेस चार्ज है, यहाँ पे मोर चार्ज है, तो लेस चार्ज वाला ज्यादा आयनिक साइज होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग कम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, तो साइज ज्यादा होगा, ठीक है। और मतलब ये करेक्ट है, हमको ये इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट वाला हमको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और डी क्या बोला गया है, डी बोला गया है लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये सही है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, ये हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता घटता है, तो ये घट रहा है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो ये घट रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, इसमें उल्टा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द रेडियाई, फिर से वही रेडियाई वाला क्वेश्चन आ गया। आर्मस्ट्रांग नाइट्राइड आयन, ठीक है ना, उसके बाद नियॉन, उसके बाद एल्युमिनियम+3, ठीक है ना। अब इसमें ना हमको ये चेक करना, पहले तो आयनिक साइज का अगेन हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्वेश्चन आ गया, नाइट्राइड आयन, फिर नियॉन, फिर Al+3, ठीक है ना। तो बस हो गया हमारा काम। नाइट्राइड आयन, अब इसमें से है ना, हमको तो वैल्यू तो याद कर नहीं सकते हैं, अब इसमें से हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखा हुआ है ना, नाइट्राइड आयन का सबसे पहले लिखा गया, नाइट्राइड आयन का सबसे बड़ी वैल्यू 1.7 है ना, तो ये 1.71 होगा। उसके बाद से उससे छोटी वाली वैल्यू 1.40, ठीक है। उसके बाद से कौन सा वैल्यू होना चाहिए, 1.36, है ना। अब यही 3 वैल्यू है हमारे पास। अब ये ऑर्डर कैसे हमको लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ऑर्डर कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, 1.7, 1.4, 1.36, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, लेफ्ट साइड जाने पर क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, आईपी इंक्रीज होगा, बट यहाँ पर एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए, एक्सेप्शन में कहाँ कहाँ होता है ध्यान रखिएगा, बेरिलियम बोरॉन से ज्यादा होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, ये हमारा एक्सेप्शन होता है, ठीक है। अब इनको छोड़ करके बाकी तो हमारा सही ट्रेंड जाता है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड जाने पर। तो पहला ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट कह रहा है लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन राइट में है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए बोरॉन, हो जाएगा बेरिलियम, अच्छी बात है, ये भी हमारा एक्सेप्शन के को कंसीडर करते हुए चल रहा है, फिर लास्ट में लिथियम, ये हमारा सही हो जाएगा। बी क्या बोला जा रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है ना, तो ये राइट में है, फिर उसके बाद होना चाहिए ऑक्सीजन, हो जाता है नाइट्रोजन एक्सेप्शनली, क्योंकि एक्सेप्शन में नाइट्रोजन ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट देख लेते हैं, पार्ट क्या बोला जा रहा है, बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर नियॉन, ठीक है, तो ये राइट में है 2p6, ये नाइट्रोजन है, ये बेरिलियम, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें सीधा सीधा हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि A, B and C all are correct, यानी कि ऑप्शन D is our correct option, ठीक है, ABC। अब अगला क्या बोला जा रहा है, 35 क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एनर्जी रिलीज्ड इज मिनिमम, एनर्जी रिलीज मिनिमम। आप ध्यान दीजिएगा कि सब में क्या हो रहा है कि हम लोग माइनस, न्यूट्रल से माइनस चार्ज बन रहा है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो भैया पहला ऑप्शन क्या है, Cl से Cl माइनस, ठीक है, ये ना क्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, तो इसमें तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे ज्यादा होगी, है ना, एनर्जी रिलीज हमसे मिनिमम पूछा है, तो ये नहीं हो जाएगा, है ना, ये इसमें डेल्टा Hg क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है ना। उसके बाद
फॉस्फोरस से फॉस्फोरस -1 है ना, ये हो सकता है क्योंकि P3 में हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, P4, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग आगे वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सी क्या बोला है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन माइनस। अब नाइट्रोजन 2p3 है, इसमें 2p4 है, इसमें तो आपको एनर्जी निकलेगा नहीं, उल्टा हमको लगाना पड़ेगा, मतलब कम रिलीज, ऑलमोस्ट मतलब कम होगा, तो उसका अपोजिट हम लोग क्या कह सकते हैं, मिनिमम एनर्जी। ठीक है ना, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का तो नेगेटिव ही आएगा, नाइट्रोजन का हमारा डेल्टा Hg सबसे कम आ जाएगा, डेल्टा Hg कम आएगा। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारा क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, Hello everyone, I'm Yudhajit Sharma and I'll be discussing the PT2 engineering section. Let's start off with question number 36. तो 36 में क्या बोला है हमें, IUPAC name of this compound CH3, C के साथ 2 CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका IUPAC नेम। तो आपको पता है डबल बॉन्ड को हमें क्या करना होगा, मिनिमम पोजीशन देना है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 4,4 डाई मिथाइल पेंटीन। सही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो आप देख ही सकते हैं ऑप्शन बी हमारा 1 पेंटीन पेंट 1 इन 1 इज अंडरस्टूड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है दैट इज CH2COOH। C के साथ आप देख सकते हो सेकेंड पोजीशन में COH भी है, OH भी है, और उसके बाद CH2COH। अगर आप इस तरीके से लिख लो, देखो कितना इजी हो जाता है। आपने रूल पढ़ा होगा कि तीनों COH को अगर इंक्लूड नहीं कर पाएंगे तो तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पैरेंट चेन 3 कार्बन का ये लोग फॉर्म कर रहे हैं बट दे आर एक्सक्लूडेड। तो अब 2 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, कौन, एल्कोहल। एल्कोहल को सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से जब लिखते हैं तो प्रीफिक्स नेम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो इट विल बी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज ए। आप लोग देख ही सकते हो, बाकी BCD ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 38 पे आते हैं। IUPAC नेम ऑफ, ये जो कंपाउंड हमें दिया है OH और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखिए पैरेंट चेन जो है फंक्शनल ग्रुप ही डिटरमाइन करेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 6 कार्बन का पैरेंट चेन है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। इसका नाम क्या होगा, 1 इथाइनाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल या फिर साइक्लोहेक्सानॉल। ठीक है, दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत, बी तो और भी गलत। ठीक है, सी हमारा सही आंसर है 1 इथाइनाइल साइक्लोहेक्सानॉल, सी कैलकाटा करेक्ट। डी तो बिल्कुल ही गलत, तो कॉमन नेम ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो 38 के बाद आते हैं 39 पे। तो हमें बोला गया है एक कंपाउंड है ये, दूसरा कंपाउंड है ये, ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव कंपाउंड इज। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन वाइज 1 इज फिनॉल। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट हमें पूछा है, तो हम लोग देखो ऑप्शन में पढ़ रहे हैं 1 इज फिनॉल। कहाँ से फिनॉल है, बेंजीन से अगर OH अटैच्ड हो तब उसे फिनॉल बोलेंगे ना, तो ये तो फिनॉल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये तो गलत ही है। बी बोथ 1 and 2 आर प्राइमरी अल्कोहल, बिल्कुल गलत। इस कार्बन का अगर अटैचमेंट देखोगे, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है 2 कार्बन से अटैच्ड है, सो इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये मैं मानता हूं कि एक कार्बन से अटैच्ड है तो ये प्राइमरी है, लेकिन ये वाला सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन भी हमारा गलत ही होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन सी की बात करें तो 1 इज प्राइमरी एंड 2 इज सेकेंडरी, ये भी गलत। लेकिन ऑप्शन डी करेक्ट है कि 1 हमारा सेकेंडरी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, और 2 हमारा प्राइमरी है, तो डी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 40 पे आते हैं। हमें बोला है हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट इन अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 3 डिग्री एंड 1 2 डिग्री कार्बन एटम। तो जैसा बोला है वैसे बनाते हैं। सिंपलेस्ट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, तो अगर 2 3 डिग्री एंड 1 2 डिग्री, तो चलो 2 डिग्री के लिए एक कार्बन हम लोग 2 कार्बन के बीच में फंसा देते हैं।
एक 2 डिग्री, इनको हमें 3 डिग्री बनाना होगा, तो क्या करना है, ऐसे कार्बन से अटैच कर दो। आ रहा है समझ में, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे बताओ, ये भी 3 डिग्री मैंने बना दिया, ये भी 3 डिग्री, तो हमारा कंडीशन जो क्वेश्चन में बोला था हमने वैसे ही पुट अप करके कंपाउंड बना दिया है। ये एक 2 डिग्री और 2 3 डिग्री, ठीक है। बस हाइड्रोजन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हमें बोला है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में सिंपलेस्ट कंपाउंड तो यही होगा, इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन एटम्स आ सकते हैं, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है, क्लियर है। तो कितने 1 डिग्री आ सकते हैं, तो आप देखो ये एक कार्बन से अटैच्ड है 1 डिग्री, 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 कितने आ गए 4। तो 40 का आंसर 4 हो जाएगा, दैट इज बी बॉम्बे, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 पे आते हैं। हमें बोला है गिवन स्ट्रक्चर्स आर, और एक ये, तो अब देखो 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, बोला कि इनका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो जब डिग्री ऑफ अमाइन डिफरेंट होता है तो वो और कुछ नहीं, फंक्शनल आइसोमर होता है, ठीक है। तो सी कैलकाटा विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 41 के बाद अब 42, तो इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज कैनॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अगर बात ए की करें, ए तो बिल्कुल शो कर पाएगा, मैं मिथाइल को CH3 ऐसे लिख रहा हूँ, क्यों कर पाएगा मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए डबल बॉन्ड तो भले ही ना कर पा रहा हो GI शो, क्योंकि ग्रुप सेम हो गया है, लेकिन रिंग तो करेगा, क्योंकि यहाँ पे sp3 में ग्रुप डिफरेंट है, sp3 में ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, sp3 में ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गया, सही बात है कि नहीं। तो ये रिंग तो GI दे रहा है, तो हमें बोला है कि कौन शो नहीं कर सकता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी पे आते हैं, ऑप्शन बी में भी डबल बॉन्ड तो GI शो कर देगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ भी ग्रुप डिफरेंट आ गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन 42 में अगर ऑप्शन सी देखें तो सी भी GI शो कर देगा, डबल बॉन्ड ही, CH3H डिफरेंट, और यहाँ पे डैश में एक मिथाइल है, तो ऑब्वियसली वेज में हाइड्रोजन हो जाएगा, ये मैंने बना दिया है, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे ये मिथाइल एक वेज एक डैश, बट द पॉइंट इज डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गया, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो GI तो दे ही रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम लोग बता सकते थे कि डी ही आंसर होगा, लेकिन डी में आप देखो चेक करके भी देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों भले ही ग्रुप डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पे बाकी दोनों ग्रुप जो है सेम हो गए हैं। ये देखो मिथाइल वेज डैश में है, यहाँ भी मिथाइल जो है, तो यहाँ पे ग्रुप्स सेम हो गए हैं। तो ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड एटम में ग्रुप अगर सेम है तो ये GI शो नहीं कर सकता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, डी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है। तो विच कंपाउंड रेसमाइजेस मतलब लूजेस ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू टॉटोमराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लूजेस ऑप्टिकली एक्टिविटी मतलब पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव था, या आप ऐसे बोल सकते हो उसका अगर कायरल सेंटर डैमेज हो गया तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखो एक मिथाइल है, यहाँ भी एक मिथाइल है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि किसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, जैसे देखो ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, चलो टॉटोमर बना के तुम इसको तो डैमेज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। जैसे ये आपको कायरल दिख रहा है, मैं इसके कायरल को खत्म कर सकता हूँ, बताता हूँ कैसे। ये हाइड्रोजन जब यहाँ से जाएगा, आपने टॉटोमरिज्म पढ़ा होगा, ये मिथाइल प्लेन में आ गया, लेकिन ये अभी भी कायरल है, तो कायरल अगर बचा हुआ है मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो इसका तो लॉस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी में देखो 43 में इसका कायरल का ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब इस कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी चला जाएगा, क्यों आपको लग रहा है, क्यों कायरल सेंटर है तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, लेकिन टॉटोमर बनाते ही आपको पता है यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे। अब मुझे बताओ कहाँ है कायरल सेंटर, नहीं है ना, तो यही तो हमारा सही आंसर होगा। बाकी सी में आप देख सकते हो, सी में भी कायरल सेंटर एकदम अनटच्ड रहेगा, टॉटोमेरिज्म से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये हमारा कंपाउंड है। आप अगर इसका टॉटोमर बना भी देते हो, ये देखो अभी भी कायरल है, पहले भी था अभी भी है, तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई लॉस नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी में तो बात ही नहीं करना, उसमें तो कायरल सेंटर ही नहीं है, तो मतलब लॉस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी का पहले से ही ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो हमारा सही आंसर जैसा मैंने बोला था बी हो जाएगा, ठीक है, 43 का, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव था लेकिन फिर उसका कायरल सेंटर डैमेज हो जाता है। चलो अब 44 पे आते हैं। 44 में बोला है हमें
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेड आइसोमर। जेड आइसोमर के लिए आपने CIP रूल्स पढ़ा होगा, कान इनगोल्ड प्रिलोग रूल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके बेसिस में ही जनरली तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने से ही प्रायोरिटी हम लोग असाइन कर देते हैं, और उस बेसिस में अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है तो Z, हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट साइड में तो E, ठीक है। तो उस बेसिस में हम लोग जो है आंसर कर सकते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखो ऑप्शन ए को अगर हम लोग देखें, CH3CH डबल बॉन्ड CBr Cl, तो यहाँ पे प्रायोरिटी 1 क्योंकि कार्बन का अटैचमेंट है, यहाँ हाइड्रोजन का प्रायोरिटी 2, यहाँ भी प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड Z, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। आप चाहते हो तो बाकी सब भी मैं बता देता हूँ फटाफट। आप देखो मैं वर्बली बता देता हूँ, ठीक है, इतना इजी है। कार्बन हाइड्रोजन में प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, नीचे ब्रोमीन क्लोरीन में प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट E हो जाएगा। आप ऑप्शन सी में भी देख सकते हो, ब्रोमीन और कार्बन में प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, ब्रोमीन को प्रायोरिटी ज़्यादा जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन को प्रायोरिटी ज़्यादा जाएगा, तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट में है, फिर से E, यहाँ पे कार्बन को प्रायोरिटी ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे कार्बन को ज़्यादा जाएगा, हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट में E। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। 45 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो इनैंशोमेरिज्म, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन है यही पूछा है। तो अगर एक कायरल सेंटर मिल जाए, ठीक है, या एक से ज्यादा भी कायरल सेंटर हो लेकिन अनसिमेट्रिकल हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ए बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कायरल सेंटर है ही नहीं, बी भी बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ भी सारा sp2 है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, कोई कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन सी हमारा आंसर बिल्कुल होगा। आप देख सकते हैं ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ठीक है, और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो सी तो बिल्कुल हो जाएगा। डी में भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई कायरल नहीं है। सी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंटीजर टाइप, अब इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पे आते हैं। 46 टोटल एसाइक्लिक, एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ C3H2D2। तो इसके लिए हमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स देखने थे। क्यूमुलिन विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स HD। आपको पता है इस फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो यहाँ पे ये ग्रुप्स डिफरेंट है, ये ग्रुप्स डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्यूमुलिन विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, हमें देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन ये प्लेनर बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉन प्लेनर है। जैसा अगर ये वर्टिकल में है तो ये किस में हो जाएगा, हॉराइजेंटल में, इजंट इट। तो आपको पता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकती है। अगर आप HD वर्टिकल, अगर इसको मैं वर्टिकल ले लेता हूँ और इसको हॉराइजेंटल ले लेता हूँ, अगर एक वर्टिकल कट करता हूँ, क्या H और D का मिरर इमेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सही बात है कि नहीं। और अगर मैं इस HD से हॉराइजेंटल से काटूं तो यहाँ भी मिरर इमेज मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री की पॉसिबिलिटी तो आ ही नहीं सकती है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन हमें पूछा है कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बन सकते हैं, तो आपको पता है अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक लीवो फॉर्म, आपने पढ़ा होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। चलो 47 पे आते हैं अभी। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कंटेनिंग अ बेंजीन रिंग आर पॉसिबल फॉर C8H10। C8H10 के लिए पहले से मैं बोल दिया तो हम लोग बेंजीन बना ही लेते हैं, बाकी 2 कार्बन एडजस्ट करना है क्योंकि 6 कार्बन तो हो ही चुका है। तो पहला हो गया ये, दूसरा एक CH3 के रिस्पेक्ट में, एक ऑर्थो पे, एक मेटा पे, एक पैरा पे, तो टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। अब आते हैं इंटीजर क्वेश्चन, है ना। इंटीजर क्वेश्चन में क्या करेंगे, द नंबर ऑफ वैलेंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ m इज इक्वल टू 0 इन एन एटम विथ एटॉमिक नंबर 33। एटॉमिक नंबर 33 है ना, क्वेश्चन नंबर 48। एटॉमिक नंबर 33 हो गया हमारा आर्सेनिक, ठीक है ना। 33 क्या होगा, इसको हम लोग अगर m इज इक्वल टू बोल रहा है 0, ठीक है ना, तो इसको हम लोग करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p3, है ना। यहाँ तक हमारा 33 हो गया। अब 33 को हम लोग बोल रहे हैं कि m इज इक्वल टू 0, तो चाहे s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, ठीक है ना, इन सब में हमारा एक m इज इक्वल टू 0 तो सब में आता है ना। अगर s होगा, है ना, s ऑर्बिटल होगा तो इसमें एक ही m इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर p होगा तो इसमें -1 0 +1, तो इसमें भी m इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी एक नंबर होगा, यहाँ पर भी एक नंबर होगा। और चाहे आप d ले लीजिए, है ना, d ले लीजिए 1 2 3 4, ठीक है,
तो -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। तो इसमें भी m इज इक्वल टू 0 के एक ही होंगे, ठीक है। तो सब में इसका मतलब सब में m इज इक्वल टू 0 एक एक होंगे, ठीक है। तो इसमें एक होगा, 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 इसमें एक होगा और इसमें भी एक होगा। बट ध्यान में रहे हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो यहां तक तो पहले एक एक जोड़ लीजिए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा 7 × 2 हो गया, ठीक है। अब रुक जाइए, अब ये 4p में क्या है ना कि 4p में m यहाँ पे -1 0 +1, 4p 3 है ना, तो 1 2 3, तो 1 2 3 में 0 वाले तो बाकी सब में फुल फील्ड था, तो सब में दो दो आ रहा था। यहाँ पे हाफ फील्ड है, तो m इज इक्वल टू 0 में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो +1 करेंगे, ठीक है ना। तो 7 × 2 + 1 कितना हो जाएगा 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन आएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 50, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ रेडियल नोड है ना इन 3s एंड 4p आर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n - l - 1, ठीक है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजीमुथल -1, ठीक है ना। तो s के लिए यहाँ पे रेडियल नोड इन 3s ऑर्बिटल कितना हो जाएगा 3 s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 -1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। रेडियल नोड इन 4p कितना हो जाएगा 4 - 1 - 1 ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो टोटल सम ऑफ रेडियल नोड कितना हो जाएगा 2 + 2, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत आंसर 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, दैट इज अवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव फर्स्ट IP हायर देन नाइट्रोजन, है ना। हमको ऑप्शन दिया हुआ है ना, सेट ऑफ एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है ना। अब इसमें एक बार हम लोग अरेंज कर देते हैं फर्स्ट IP, ठीक है ना। फर्स्ट IP, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है इंक्रीज होता है, लेकिन हम लोग एक्सेप्शन को कंसीडर करते हुए, एक्सेप्शन में नाइट्रोजन बस ऑक्सीजन से ज्यादा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या हो जाएगा कार्बन, फिर बोरॉन, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कह रहा है कितने नाइट्रोजन से कितने एलिमेंट हैं जो नाइट्रोजन से ज्यादा होंगे, बाकी सब नाइट्रोजन से पीछे हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, ओनली 1 एलिमेंट्स आर, ठीक है ना, हायर IP, हायर फर्स्ट IP एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। दैट कंप्लीट्स अवर डिस्कशन ऑफ PT2। विद दिस वी कम टू द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। मेरे हिसाब से आपका पेपर बहुत ही सही गया होगा, ठीक है। इनिशियल पेपर्स हैं तो थोड़े से आपको टॉपिक्स भी बहुत ही ईजी हैं, तो आपको मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रैक्टिस मिल रहा होगा, आप अच्छा भी कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो आप देखिए इसमें मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से आप इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए, क्योंकि आगे जाके टॉपिक्स जो हैं थोड़े से अच्छे आने वाले हैं, तो क्वेश्चंस के लेवल भी थोड़े से अच्छे होंगे। तो आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे मेहनत करेंगे तो आपका जो पहला अटेम्प्ट होगा, दैट इज़ द नियरेस्ट अटेम्प्ट, वो बहुत ही सही जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।